नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे आज के गेस्ट हैं मेजर अमित बंसल जी। मेजर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, नमस्कार। मेजर साहब यूपी के शाहजहानपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पे अपना दमखम दिखाया है और करीब-करीब साढ़े 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी-तूफान के बीच में टच एंड गो किया। लेकिन इसको देख कर के पाकिस्तान में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। सर, देखिए ये पहली बात नहीं है, इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी कई बार टच एंड गो हुआ है। इसके पहले जो वो अपना लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर भी टच एंड गो हुआ है और ये बहुत कॉमन चीज़ है और उसका कारण क्या है कि किसी भी युद्ध की हालात में जो हमारे पहले से डेज़िग्नेटेड एयर बेसेस होते हैं, जो हमारे हवाई अड्डे हैं, वो तो दुश्मन को पता है। तो अक्सर ये चांस होते हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके दुश्मन उनको पहले बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए जिसका दुश्मन को पता ना हो। जहाँ से हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर सकें, लैंड कर सकें, रिफ्यूल कर सकें और अपने हथियारों को दोबारा से उनको सुसज्जित किया जा सके। तो इसलिए इस तरह की हवाई पट्टियों को तैनात किया जाता है। इस तरह के जो पट्टियाँ हैं, इसके अलावा एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं, पंजाब में भी हैं और ईस्टर्न बॉर्डर पर भी सही जगह कई जगहों पर हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं और कई जगहों पर है। तो ये है और अब बात आती है पाकिस्तान के अंदर क्यों इस प्रकार का ये हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इसकी टेस्टिंग को लेकर के पाकिस्तान को भी लग रहा है कहीं न कहीं कि भारत बहुत ज़्यादा सीरियस है और शायद वाक़ई में लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए वो भी तैयार नहीं है। हुँ, हुँ। और सर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुन-चुन के बदला लिया जाएगा, तो ये मैसेज तो पाकिस्तान में गया होगा ना? इसीलिए वहाँ अफ़रा-तफ़री मची हुई है। लेकिन देखिए वो गीदड़ भभकियाँ देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई सा भी मंत्री उठता है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये हथियार हैं, तो इस तरीके की गीदड़ भभकियाँ क्यों दे रहे हैं? जबकि वो हमारी पावर को जानते हैं। देखिए पाकिस्तान में आप अगर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये बाकी जो भी लोग हैं, कुछ मुल्ला हैं, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अगर उनके इतिहास की आप बात करेंगे, तो ये पहली बार नहीं है जब वो गीदड़ भभकियाँ देते हैं, बेवजह की बात करते हैं, वो तो खड़े-खड़े कुछ भी कहने लग जाते हैं। और ये पाकिस्तान का कल्चर है क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर ऐसा बोलेंगे पाकिस्तान में एक तरह का बीज है। पाकिस्तान में जब भी किसी को लगता है कि हमारा एक प्रभाव घट रहा है या हमारे ऊपर से किसी तरह का इन्फ्लुएंस घट रहा है, तो वो एंटी इंडिया बातें करने लगते हैं। तो सारी जनता को लगता है कि हाँ भाई, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर वो अपनी जनता का पिछले 75 सालों से मूर्ख बना रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में कुछ घटना घटती है, जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली डाउन होता है, एंटी इंडिया रेटोरिक। जब भी पाकिस्तान में कुछ और बवाल होता है, कुछ घटनाएँ होती हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक। जब वो उनको लगता है कि लोग भूखों मर रहे हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक। तो ये बहुत कॉमन है और अभी भी जब उनको लग रहा है कि भारत लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू कर रहे हैं, जो कि वो पहले से शुरू करते आ रहे हैं। आप देखिए, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का जो सेनाध्यक्ष है, वो बॉर्डर घूम रहा है, वो इधर-उधर जा रहा है, अपनी सेना के लोगों को वही एंटी इंडिया रेटोरिक बता रहा था कि उस सेंटिमेंट के बल पर वो अपने देश को चला सकें। यकीन मानिए 75 साल से पाकिस्तान अगर चल रहा है, तो अपने बलबूते नहीं चल रहा है। पाकिस्तान 75 सालों से केवल एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर ही चल रहा है। और ये सब जो बयान है, ये सब उसी का हिस्सा है। तो इसकी इसकी वजह क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए आज उनके हाथ में कटोरा है, लेकिन ज़ुबान उनकी इतनी लंबी है, कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, कटोरा है, मान रहे हैं उस बात को। अ, एक एक कहीं में बहुत पुरानी बात है कि भई एक माँ के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, तो माँ ने बच्चों को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी शैतानों की, ताकि बच्चे डर के सो जाएँ। पाकिस्तान में भी वही है। पाकिस्तान में ओके। खाने के लिए नहीं है। अब उनके पास सेना अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं कह सकते जनता को कि हम आटे के दाम कम करेंगे, हम तेल के दाम कम करेंगे, हम चीनी के दाम कम करेंगे। वो कहते हैं इसकी जगह पर इंडिया खराब है, इंडिया खराब है, इंडिया खराब है। तो सब लोगों का ध्यान उस मेन मुद्दे से हट करके इंडिया की तरफ चला जाता है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतने वहाँ स्ट्रॉन्ग है जो कि पिछले 75 सालों से पनपते आ रहे हैं कि आम पाकिस्तानी मर जाएगा, भूखों मर जाएगा लेकिन एंटी इंडिया टेरिटोरी को नहीं छोड़ेगा। आप उसको एंटी इंडिया कहानी सुनाते रहें और उसको आप महीनों भूखा रख सकते हैं। तो ये कल्चर है, ये वहाँ लगातार उनके दिमाग में बच्चे-बच्चे के दिमाग में भर दिया गया, तुम्हारा दुश्मन कौन है? इंडिया। तुम्हारा दुश्मन कौन है? इंडिया। किसको मारना है? हिंदू बनियों को मारना है। किसको मारना है? हिंदू को मारना है।
किस लिए तुम पैदा हुए हो? हिंदू को मारने के लिए। तो ये रिटॉरिक बचपन से 75 सालों से चला आ रहा है। 3 जनरेशन उनकी ये सुनते-सुनते भी गुजर चुकी हैं। अभी तीसरी जनरेशन चल रही है। तो ये रिटॉरिक है और यही इसी के बलबूते पर पाकिस्तान चल रहा है। मेजर साहब आपने बहुत बड़ी बात कही है ये। और पाकिस्तान के सैन्य अफसरों में तो इतना आतंक है, छिपे-छिपे फिर रहे हैं। अब कई दिनों से आसिम मुनीर गायब हैं। और जैसा कि हम शो से पहले बात कर रहे थे, शहबाज जो है वो हॉस्पिटलाइज़ हो चुके हैं, उन्होंने अपना इलाज करवाया। और इधर देखिए उनके मतलब मैं उनके दिमाग को क्या बोलूँ, आई एम सॉरी टू से, हाफ़िज़ सईद की तरफदारी कर रहे हैं, उसे छिपा दिया है। ये सब क्या मैसेज देता है? देखिए जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं उनके ऊपर मैं आमतौर पर भरोसा नहीं करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के अफ़सरानों की बात है तो अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा कर रहे थे। आज आकर के वो तिल्ला रेंज में फील्ड फायरिंग रेंज में एक जो वार एक्सरसाइज चल रही है उसका जायज़ा ले रहे हैं, तो कहीं कुछ छिपा नहीं है। सब लोग विज़िबल हैं और शहबाज शरीफ की भी जो एक सोशल मीडिया में लेटर आया था वो झूठा लेटर था। फेक लेटर प्रूव हो चुका है, वो कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि गायब हैं लोग। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी सेना में डर है। डर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानी सेना पैसा तो है नहीं, ना उनके पास फ्यूल है लड़ने के लिए, ना उनके पास गोला बारूद है। अभी उनके पास कुछ जो गोला बारूद था स्पेयर, वो उन्होंने पैसे कमाने के लिए यूक्रेन को बेच दिया। तो यूक्रेन उनको उनको लगा कि भारतीय सेना के साथ कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, तो वो उधर बेच दिया। तो अब उनके पास जो सैन्य साजो-सामान है, उसकी बहुत क्रिटिकल शॉर्टेज हो गई है और इसलिए वो डरते हैं कि अगर लड़ाई छिड़ी, तो उनको आसानी से हराया जा सकता है। और पाकिस्तान किस चीज़ से डरता है? केवल हार से डरता है। केवल हार से डरता है और किसी चीज़ से नहीं डरता। उनको 71 में हार मिली। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस चैप्टर को अपनी हिस्ट्री से काट करके अलग कर दिया। आप पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री बुक को उठा लें, आपको बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि 71 की लड़ाई में वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई, खेमकरन में लड़ाई हुई, बसंतर में लड़ाई हुई, शकरगढ़ बल्ज में लड़ाई हुई, बैटल ऑफ जरपाल, बैटल ऑफ उसमें हम लोग जीते और उसके बाद हम लोग जो है और वो कोई 93,000 युद्ध बंदियों का पाकिस्तान के पूरे इतिहास में कहीं ज़िक्र नहीं, उस इतिहास को मिटा दिया गया है। क्योंकि इसी हार से वो डरते हैं। 65 की लड़ाई में बैटल ऑफ हसल उत्तर जो हुई थी, जिसमें पाकिस्तान का ऐतिहासिक टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। उसका ज़िक्र पाकिस्तान के पूरे इतिहास में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। 65 की लड़ाई में बैटल ऑफ हाजीपुर हुई, पाकिस्तान के इतिहास से उस चैप्टर को मिटा दिया गया, तो वो हार से डरते हैं। उनको लगता है इस अब चूँकि पहले वक़्त ऐसा था जब आप इतिहास से चैप्टर को मिटा सकते थे। अब डिजिटल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अब आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं। तो अब अगर हार हुई तो उसको छिपा नहीं पाएँगे पाकिस्तानी। और यही कारण है बहुत कि वो हार से डरते हैं लगातार। उनको लगता है किसी तरह से अब किसी तरह से टल जाए। देख रहे हैं आप बार-बार उनके जो नेता हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपील कर रहे हैं, अमेरिका के पास जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के पास जा रहे हैं, सबके हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप किसी तरह से डिप्लोमैटिक एफर्ट करके इस लड़ाई को रुकवा दें। क्यों? क्योंकि हार से डरते हैं। आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए शायद से इनके जो डिफेंस मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी ये अजीब खेल किया है। जो उनका बयान आ रहा है, अमेरिका भी उसमें उधर से भी बयान आ गया, तो ये अपने बयान से ही फँस गए हैं। जैसा कि देखिए आपने अपने कहा बयान कि से हाथ फँसी जोड़ रहे हैं। वो हर जगह जी। हाथ जोड़ रहे हैं। आप देखिए कारगिल की लड़ाई में क्या हुआ? कारगिल के युद्ध में उस समय में पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीबी था और बहुत पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बेस्ट ट्रस्टेड एलाई था। जब जब तक वो अपनी चोटियों पे जमे रहे, तोलोलिंग की लड़ाई हुई जब वो लोग बिल्कुल पिटते रहे। जब हमने चोटियाँ कब्ज़े में करनी शुरू की और लगभग कारगिल के पूरे इलाके को खाली करा लिया और जब ये डर था कि भारत पाकिस्तान के अंदर ना घुस जाए, तब नवाज़ शरीफ कहाँ गए? दौड़े कहाँ गए? पाकिस्तान अमेरिका। गए अमेरिका, अमेरिका जाकर के उन्होंने हाथ-पैर जोड़े, किसी तरह से लड़ाई को रुकवाइए। तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में लड़ाई को युद्ध विराम घोषित किया गया। तो वही बात मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह से कोई मीडिएट करे और लड़ाई को रोक दिया जाए। क्योंकि गलती तो हो गई, अब गलती को तो वापस जाकर के अब सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन अब किसी तरह से अगर युद्ध रुक जाए, तो उनकी इज्जत बची रहेगी और हार का जो दाग है, वो उनके मुँह पर लगने से बच जाएगा। लेकिन सर वो जान रहे हैं कि मुसीबत आने वाली है, इसीलिए शायद उन्होंने अपने परिवारों को पैकअप करके बाकायदा बैंकों से पैसा निकाल करके उनको कहीं और डिपोर्ट कर दिया है। इस बात से आपको क्या लगता ये है? खबरें भी सोशल मीडिया में चल रही हैं, बट इनका कोई तथ्य नहीं है। ना कोई तथ्य है, ना इनका कोई बेस है, ना इनका कोई कहीं से भी कन्फर्मेशन है। तो इनके नहीं, ऊपर कमेंट मैं करना आपको बताती हूँ, मेरे चैनल पे एक मिर्ज़ा साहब आते हैं, उनके काफ़ी सारे बातचीत होती रहती है, काफ़ी लोग हैं उनके जानने वाले, तो उनके पास जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने मेरे साथ एक शो भी किया था।
उन्होंने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपने परिवारों को आई मीन जो अफ़सर हैं वहाँ के, उन्होंने अपने परिवारों को और बैंकों से पैसा निकाल कर के सब जो कीमती सामान है उनके समेत उनको दुबई और कनाडा वगैरह में भेज दिया है। देखिए, मेरी जानकारी में ये तथ्य नहीं है और इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डर है उनके मन में। और जो इकोनॉमिक बात है, बैंकों की बात है, हाँ, पाकिस्तान का जो सेंसेक्स है, पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, वो बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है। ये तय है, पीएसएक्स करीब 3,000 से ज़्यादा पॉइंट गिर चुका है और वो लगातार जारी है। इस बात को जताता है कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। अधिकारी बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं या जो पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना-अपना पैसा पाकिस्तान की कंपनियों से निकाल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान की कंपनियों में उनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए लगातार पिछले आप देखिए 8 या 9 दिनों से पाकिस्तान का जो कराची एक्सचेंज है, वो लगातार सेंसेक्स गिर रहा है। उसी को देखते हुए मैंने ये बात कही ना कि लगातार वो बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं और अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को यहाँ से निकाल रहे हैं। शायद ये जी, भी एक मेरे पास वजह हो पूरा सकती है। लेकिन तो अगेन मैं मैं हाफ़िज़ सईद की बात करती हूँ, उसकी बड़ी तरफ़दारी हो रही है और उसको कहीं छिपा दिया गया है। अब ये उन्हें डर है क्योंकि हमारे लिए तो वो वांटेड है ना और गनमैन हमारे वहाँ रहते ही हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ये मौके में उनकी कहीं जो है शहादत ना हो जाए। देखिए हाफ़िज़ सईद आज से वांटेड नहीं है। हाफ़िज़ सईद भारत में पिछले लगभग 30 सालों से वांटेड है और 30 सालों से ही पाकिस्तान ने उसको छिपाया हुआ है। लगातार हुँ। वो 30 सालों से लगातार पाकिस्तानी फ़ौज की प्रोटेक्शन में है। आज भी है, पहले भी था, कल भी था, 4 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी उसी तरह की प्रोटेक्शन में था। तो प्रोटेक्शन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मारना इतना आसान नहीं है और रही बात गनमैन की, ये मैं मानता नहीं कि हमारे गनमैन किसके गनमैन है, ये तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तानी ज़िम्मेदार है, हम लोग किसी तौर पे इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। और ये डर की वजह आप मानते हैं अटारी बॉर्डर पर पूरा 1 दिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपने लोगों को नहीं लिया। हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा उन्होंने फिर से उनको लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो 1 दिन उन लोगों के लिए बड़ा रोने-पीटने वाला था। तमाम वहाँ पर औरतें रो रही थी और उनको उधर से लिया नहीं जा रहा था, गेट बंद कर दिया। ये सब स्थितियाँ आई मीन क्या बताती हैं? देखिए, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उसमें मेरी कुछ बात हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से, अपने लोगों से। तो उसका कारण ये था कि हमने जो डिक्लेयर किया था कि हम 30 तारीख को इन पोस्टों को बंद कर देंगे। हमारी तरफ से डेडलाइन 30 तारीख तक की थी, जिसको हमने बाद में 4 तारीख तक बढ़ाया। तो उनको लगा कि 30 तारीख को चूँकि डेडलाइन बंद हो चुकी है, तो 30 इंडिया की डेडलाइन कंप्लीट होगी, तो 1 तारीख को उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पोस्ट थी, उसको हटा लिया। लेकिन फिर बाद में जब उनसे के साथ कम्युनिकेशन हुआ, उनको बताया गया कि ये अभी हमारा 4 तारीख तक ये इमिग्रेशन प्रोसेस चलेगा, तो उन्होंने फिर आज सुबह उसको एस्टेब्लिश कर लिया और अभी अपने लोगों को लेना शुरू कर दिया है। तो ये जो डिप्लोमैटिक चीज़ें हैं, ये टेक्निकल होती हैं बहुत ज़्यादा, इसमें सेंटिमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती। तो उन्होंने जो बंद किया था, वो किसी वजह से रोका था और शुरू किया, तो भी किसी वजह से शुरू किया है। और ये भी सुना जा रहा है कि हमारे फ़ोर्स में लोग काम कर रहे हैं और उनकी शादियाँ पाकिस्तान में हुई हुई हैं। ऑनलाइन शादियाँ कैसे हो रही हैं, बच्चे कैसे हो रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे अपने 2-2 4-4 बच्चे लेकर के रोती हुई देखी गई वो महिलाएँ। एक केस हुआ है केवल, जिसमें सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्हाट्सएप पर ही उन्होंने वीडियो पे उसका निकाह हो गया और आकर के यहाँ वो रहने लगी। सितंबर में शादी हुई थी, पिछले सितंबर में और उसके बाद अभी वो यहाँ रह रही थी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने हालाँकि नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, नागरिकता उनकी पेंडिंग थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस जवान ने शादी की, उसने अपने अधिकारियों को इसके कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अधिकारियों को इन्फॉर्म नहीं किया और उसके लिए उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और एक एक सिपाही का केस है। हाँ, बाकी जो केसेज़ हैं वो कश्मीर में काफ़ी सारे हैं, जो सिविलियंस ने शादी की है और उसके लिए हमारी पुरानी सरकारों की जो नीतियाँ रही हैं वो बहुत ज़िम्मेदार हैं क्योंकि पुरानी सरकारों ने हमेशा आर्टिकल 370 लागू करके रखा, जिसमें कश्मीर को आप स्पेशल स्टेटस देते थे। कश्मीर में पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा रोल था। आप कश्मीर को एक इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान की टेरिटरी मानते थे। तो जब पुरानी सरकारों ने इस तरह की बातें की हैं, तो उसका कहीं न कहीं आपको खामियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा। अब एक मैं कुछ दिन केस देख रहा था कि एक महिला है जो 41 साल से भारत में रह रही थी। कभी किसी ने उनको डिपोर्ट नहीं किया और ना उन्होंने कभी नागरिकता के लिए अप्लाई किया। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनके पोते-पोती हो गए हैं, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये
पुरानी नीतियां रही जिसमें आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते रहे, मतलब कहते हैं इनडायरेक्टली, और कभी भी किसी ने धारा 370 को हटाने के बारे में कोई भी विचार नहीं किया। ये हुआ जरूर है कि धारा 370 हटाने के बाद अब मुद्दे बारे धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं, केस निकल करके आ रहे हैं सामने, और जिस तरह से अपनी पुलिस इनके वेरिफिकेशन कर रही है, शेजरों का वेरिफिकेशन कर रही है, तो चीजों का पूरा खाका निकल करके आ रहा है, क्या क्या गलतियां हुई। हाँ, जो सेना की बात है तो उसमें केवल सेना का कोई जवान इसमें शामिल नहीं है, मैं पहले स्पेसिफाई कर दूं। एक केस हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान ने व्हाट्सएप के थ्रू शादी की थी पिछले साल 2024 में, सितंबर 2024 में, और वो केस अभी पकड़ में आ गया है, तो उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप से कैसे शादी हो जाती है सर? देखिए, अलग अलग इन इस्लाम मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होता है, आपको केवल दूल्हे से दुल्हन से पूछना होता है कि भाई तुम्हें कबूल है, तुम्हें कबूल नहीं है। और ये कबूल, उनके कुछ फतवे हैं पुराने, मुझे याद नहीं आ रहा, एक फतवा था पुराना जो एक मौलाना ने भी इशू किया था, और काफी सारे केसेस हैं जिसमें पहले खतों के थ्रू भी निकाह हो जाया करते थे। खत लिख करके भेजा अपने दूल्हे ने कि भाई तुम्हें मेरे साथ निकाह करना कबूल है, उधर दुल्हन लिख के भेज दिया कबूल है कबूल है कबूल है, और निकाह हो गया। तो जिस तरह खतों से हो जाते थे, तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर ले लें लड़का लड़की को और वहां उनका निकाह करा दें, तो ये भी हो जाते हैं अक्सर। तो अब तो डिजिटल एज है, और ऑनलाइन डिजिटल एज में कुछ भी असंभव नहीं है। सही कह रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले की बात है, डर की हम चूँकि बात कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ मतलब हमारी सरकार, भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका डर इतना ज़्यादा है, और वो हमको इस एक तरह से कहिए कि नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में अंग्रेजी में भाषण दिया, तो 2 दिन पहले की बात है, वहाँ पर आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं वो लोग, और मीडिया को बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। और आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी भाषा में होती है, उसके बाद वो अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डर है, मतलब ये जो वो मीडिया के सामने आंसू बहा रहे थे, ये क्या बताता है? देखिए, डर उनका है, डर उनके मन में बैठा हुआ है। मैंने उनको बार बार बोला, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, उनको हार का डर है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी जनता के सामने एक बहुत बड़ा इतिहास के हिस्सों को काट करके, इतिहास को ट्विस्ट करके, इतिहास को पूरी तरह से गलत बयानी करके, जिस तरह की एक इमेज अपनी जनता के सामने पेश की हुई है, अब वो इमेज अगर टूटेगी तो बहुत बहुत बड़ा धक्का लगेगा उनको। तो वो इस हार से बचना चाहते हैं, इसलिए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। रात को 1-2 बजे उठ करके एक अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपॉइंटमेंट कर देते हैं उसके लिए। हालांकि सुबह तक इंतजार कर सकते थे, पर रात को 2 बजे अपने जो आईएसआई चीफ है उसका उन्होंने अपॉइंटमेंट किया एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो बहुत सारी चीजें उनकी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें एज ए रिएक्शन होती हैं। जैसे कि हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया, तो उन्होंने उसी दिन शाम को अपना एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिया। तो ये चलता रहता है, और सबके पीछे केवल डर है जो उनके मन में बैठा हुआ, और डर है केवल हार का। सही कह रहे हैं कि डर है कि वो हार ना जाए, और खतरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ जो तैयारियां जो हम देख पा रहे हैं, देखिए युद्ध आप भी समझते हैं, आप फौज में रहे हैं, युद्ध कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत नुकसान होता है दोनों तरफ। लेकिन उन्होंने हमारे, कहना चाहिए कि सम्मान को उन्होंने आहत किया है। जिस तरीके से पहलगाँव में हमारे टूरिस्ट गए हुए थे, जिस तरीके से उन पे हमला हुआ, अब ये भारत का कोई भी देशवासी नहीं भूलेगा इसको। जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, ये डर उसी बात का है ना, कि हमने किया है, अब गलती कर ली है, तो अब डर रहे हैं। अब इधर-उधर भीख माँग रहे हैं कि हमारी मदद करवा दो, हमसे हमारी सुलह करवा दो। यही तब चल रहा है ना सीन वहाँ पे पाकिस्तान देखिए, में। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आतंकवादी हैं, अब अक्सर क्या होता है, ये आतंकवादी लोग पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से ही बाहर निकल जाते हैं। तो जो पहलगाम अटैक था, ये बेसिकली उसी तरह का हिस्सा था। अगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आईएसआई इस तरह का अटैक चाहती होगी, ये इस तरह की कुछ, लेकिन उन्होंने बस इन आतंकवादियों को भेजा, इंस्ट्रक्शंस कुछ और होंगी, इन्होंने कुछ और कर डाला। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन अब जब किया है, भेजा इन्होंने ही है, तो भुगतना तो पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना सही कह पड़ेगा। रहे हैं। तो अब देखा जाएगा क्या होगा। अब उनको तो अब भारत के रिस्पॉन्स के ऊपर है कि भारत किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। वैसे आप चूँकि फ़ौज में रहे हैं, तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि भारत की जो फ़ौज है, भारत के जो निशाने हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? क्या चाह देखिए, रही है अगर मैं भारत भारत की सरकार? फौज की बात करूं, तो फौज
पाकिस्तान को 1 महीने में पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में सक्षम है, सेना की जो कैपेबिलिटीज़ है। जी। लेकिन आपको कितने एक्सटेंट तक जाना है, कितना आपको एक्शन लेना है, क्या करना है, ये सब डिसीजन भारत, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर ये निर्णय लेता है पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर पॉलिटिकल लेकिन लीडरशिप ने कारगिल में जी, जी, जी। कारगिल युद्ध के बाद युद्ध विराम घोषित नहीं किया होता, तो शायद हुँ, हम हुँ। कहीं के कहीं पहुँच गए होते। हुँ, हुँ। 1948 में जब कबायली देश के अंदर आए और हुँ, हुँ। श्रीनगर तक आ गए थे कबायली लोग, उसके बाद हमने इनको पीछे खदेड़ना शुरू किया। जब हम उरी और के पास तक पहुँचे, तब हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या किया? युद्ध विराम घोषित करवा दिया। अगर उस वक़्त युद्ध विराम घोषित नहीं होता, तो शायद आतंकवाद की ना समस्या होती और हमारी सेना पूरा का पूरा कश्मीर वापस ले लेती। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी। 71 की लड़ाई में हम लोगों ने 93,000 प्रिजनर्स अपने पास रखे। हमने उनका करीब 55,000 किलोमीटर का इलाका भी अपने पास रखा। सेना ने तो रखा, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी कि आपने कश्मीर को वापस लिए बिना, अपने स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को वापस लिए बिना और अपने बातों को उनसे अप्रूव कराए बिना आपने उनके 93,000 युद्धबंदी को रिलीज़ कर दिया। किसकी गलती थी? पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी। तो कहीं न कहीं अब ये जो कुछ जो डायरेक्टिव्स होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप से आते हैं। अब इसी तरह आज के अगर हालातों को देखते हैं, तो जो भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होगा, वो कितना इंटेंस होगा, उसमें सेना क्या करेगी, कितना अंदर तक जाएगी, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव कैप्चर करेगी, पाकिस्तान को किस हद तक मज़ा चखाया जाएगा, ये सारे निर्णय पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेने हैं। और ये सब उन्हीं के हाथ में है। सेना तो कैपेबल है, आप सेना को आप बोल दीजिए कि चलिए हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए। तो अगर इस तरह छोड़ दें तो सेना तो 1 महीने में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। नहीं, कुछ लेकिन सेना के हाथ तो खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट्स कह में नहीं दिया जाते है हैं कि हम आप स्टेटमेंट अपने में नहीं जाते तरीके हैं। से हम हैंडल स्टेटमेंट पर नहीं कीजिए। जाते हैं, हम स्टेटमेंट में नहीं जी। जाते हैं। आप ये हो हाथ खोल दिए, ये दीज़ आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कि हमने हाथ खोल दिए हैं, वो ठीक है। हाथ खोलने का मतलब ये नहीं कि आपको बोल दिया कि आप पाकिस्तान के अंदर घुस करके इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमैटिकली डिसाइड की जाती हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को डिसाइड करेगी कि आप क्या करें। तो लेकिन ये लास्ट में सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बार अगर युद्ध होता है, अगर होता है तो जो गलतियाँ पास्ट में की हैं, जैसे कि हमने जीती हुई बाजी जो है, फिर से उनको दे दी, इस बार ऐसी गलती तो नहीं होगी? देखिए, ये सब पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो भारत के नेता हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अपने राजनीतिक जो एम है, वो निर्भर करते हैं या फिर उनके लिए राष्ट्र मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई कमेंट करना इस वक़्त ठीक नहीं होगा। तो पॉलिटिकल गोल्स अलग चीज़ होती है, स्ट्रैटेजिक गोल्स अलग चीज़ होती है, मिलिट्री गोल्स अलग चीज़ होती हैं। उनको क्या कोई कैसे प्रायोरिटाइज़ करता है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर निर्णय है। लड़ाई होगी भी, नहीं भी होगी, ये सब पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर निर्भर करता है। हम और मेजर आप इस साहब बारे में आपने कोई कमेंट नहीं कर बिल्कुल सकते। मेजर साहब आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और जी, जी। मेरे दर्शकों को आपने कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय वेलकम, निकालने के लिए। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट। थैंक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।